अच्छा अच्छा, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। चलो कल क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? पढ़ा था क्या था? क्या पढ़ा था बेटा? हाँ मतलब सब बेसिकली अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी हम लोगों ने कल। बोली, समझ में आया था क्या? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अगर सेकंड टॉपिक हमें जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट सकता है थोड़ा सा, वो क्या बेटा हमारा? बोलो जल्दी से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बेटा बोलो? एग्जाम में डिफाइन करने के लिए इसके टर्म्स आ जाते हैं। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं बोल रहा हूँ कि 20 नंबर का आता है, लेकिन इसका ओवरऑल वेटेज बहुत महंगा पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये बेस बनता है सारे अकाउंटिंग के लिए। जो भी पढ़ेंगे ना अपन, कोई सा भी चैप्टर पढ़ ले बेटा, हर जगह इसका क्या होगा? यूज होना है यहाँ पर, ठीक है क्या? इसलिए समझते जाना, कॉपी निकाल लो, जहां लगेगा मैं नोट करवाऊंगा, बाकी तो नोट्स आपको मिल जाएंगे एज इट इज वाले, ठीक है? देखो बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इधर बेटा मोहित जायसवाल, मनीष, रिधिमा, कुछ भी डाउट हो बता देना बेटा। चलो करें शुरू क्या? देखना, सबसे पहले बात करते हैं हम सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, है ना? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? देखो, होते कुछ भी नहीं है। जब हम लोगों ने अकाउंटिंग करना शुरू किया, तो सबसे पहले अकाउंटिंग में आपको पता है महाजना सिस्टम चला करता होगा। महाजन लोग जो अकाउंटिंग करते थे ना, नॉर्मल तरीके से, लाल कलर की किताब के अंदर, है ना? जेठालाल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली देखा जाए तो जेठालाल स्टाइल में कर रहे हैं कि पैसा आया तो रिकॉर्ड कर लिया जा रहा, तो नॉर्मली अपने हिसाब से बोलते बही खाता मेंटेन कर रहे बस, ठीक है? लेकिन वो एक टाइम के बाद में काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से रूल लगा रहे, अपने अपने हिसाब से नियम लगा रहे, तो वहां पे फिर मामला क्या हो जाता है? थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी मैं बोलूं कि ये एक स्टूडेंट है, ठीक है ना? इसका सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में इसका 90% बने, ठीक है ना? आपका एमपी बोर्ड है, आपका एमपी बोर्ड में 94% बने। क्या मैं दोनों में कंपैरिजन कर सकता हूं? क्या मैं बोलूंगा कि आप बेस्ट स्टूडेंट हो? नहीं। क्यों बताए क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस स्ट्रक्चर, दोनों की टीचिंग प्रैक्टिस अलग थी, दोनों का बेस अलग है, दोनों का लेवल ऑफ एग्जाम अलग है, तो से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें अकाउंटिंग के अंदर भी बेटा कंपेरेबिलिटी लेके आनी, क्या बोला बेटा? मैं बोला इधर, अगर अकाउंटिंग के अंदर हमें कंपेरेबिलिटी लेके आनी है, कंपैरिजन अगर स्टैब्लिश करना है ना? या तो हमारी खुद की कंपनी का, खुद की कंपनी के साथ में, मतलब पिछले साल के रिजल्ट के साथ में, कि पिछले साल कितना कमाया था, इस बार कितना कमाया, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर रिलायंस कंपनी का किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? टाटा कंपनी के साथ में। तो ये कंपैरिजन तभी स्टैब्लिश हो पाएगा बेटा, कंपैरिजन तभी कर पाओगे जब सारी की सारी कंपनियां एक जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करती है। आई बात समझ में? इसलिए हम लोगों ने कुछ गाइडलाइन बना दी, हमने बेसिक रूल्स बता दिए कि देखो ये तो आपको फॉलो करना ही करना है, तब जाके क्या होगा? एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग होगी, एक जैसी अकाउंटिंग होगी। एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मतलब सुनो ना, आपने फिफ्थ क्लास भी एमपी बोर्ड से किया, सिक्स भी, सेवंथ भी, एट्थ भी, नाइन्थ भी, टेंथ भी, तो आप सिक्स का रिजल्ट सेवन के साथ कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो हाँ मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्योंकि एवरी ईयर आपका बेस क्या रहा? सेम। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखी आप लोगों ने, बार बार चेंज किया क्या? नहीं किया। लेकिन कभी एमपी बोर्ड, कभी सीबीएसई, कभी एमपी बोर्ड, कभी सीबीएसई, अगर ये करते तो शायद आप कंपैरिजन नहीं कर पाते। तो इसलिए बस इतनी सी बात है बेटा यहाँ पे, कि अगर हमें हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या लेके आनी बेटा? बोलो, कंपेरेबिलिटी लेके आनी है, तो फिर हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पड़ेगी। ठीक है क्या? देखो हमें क्यों रिक्वायरमेंट लगी बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल की? हमें इसलिए रिक्वायरमेंट लगी, सुना, इसलिए रिक्वायरमेंट लगी क्योंकि हम क्या लेके आना चाहते थे? यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लेके आना चाहते थे। किसके अंदर बेटा? हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर। और हम इनहेंस करना चाहते हैं किसको? इसकी यूटिलिटी को। किसको? डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। डिफरेंट यूजर्स कौन होंगे? इन्वेस्टर्स हो गए सर, गवर्नमेंट्स हो गई सर, आई बात समझ में? क्या कंपनी के खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए जो डिसीजन लेते हैं। तो जो भी जितने भी यूजर्स है ना, सारे के सारे यूजर्स भाई किसको देखते हैं? हमारी अकाउंटिंग को। और अकाउंटिंग तभी काम की है ना जब आप क्या कर रहे हो बेटा? जब क्या कर रहे हो? उसकी इनहेंस कर रहे हो। किसको बेटा? उसकी यूटिलिटी को। उसकी यूटिलिटी तब इनहेंस होगी जब आप क्या रखते हो? मेंटेन यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आप अगर मेंटेन रखते हो तो, ठीक है? तो पढ़ते हैं सर ऐसे कौन से प्रिंसिपल है कि जो फॉलो करने पे सबके अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? जिससे बोलो बेटा सेम हो जाएगी, जिससे यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन हो जाएगी और जिससे कंपैरिजन भी क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, एस्टैब्लिश हो जाएगा, एक कंपैरेबिलिटी भी आ जाएगी। ऐसी कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है? तो हमने बोला भाई देखो जरा ये रहे आपके कुछ, है ना? समझते अपन कौन सा बेटा?
दिस प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू टू कैटेगरीज, है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने के लिए नहीं आता है, बहुत ज्यादा कोई अपने को अभी बाइफरकेशन नहीं करना कि कन्वेंशन कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, ये वो मत उलझो, क्योंकि सिलेबस वैसे ही बहुत क्या है हमारा बड़ा है, आगे बहुत लंबी जर्नी, बहुत सारी चीज पढ़ना है ना। तो टू दी पॉइंट बात करो ना फैक्ट पे, तो यहाँ से सिर्फ टर्म्स आएगी डिफाइन करने के लिए, या तो बोल देगी मैचिंग कॉन्सेप्ट बताओ, तो बोल देगी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को क्या करो एक्सप्लेन, इतना सा क्वेश्चन आना है बस खाली यहाँ से, इवन इसके फीचर्स भी नहीं आने, लिख लो भले आप ये बात, ठीक है क्या। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेनली तो अगर हम बात करें ना तो लिखा बेटा यहाँ पे देयर आर कितने बेटा, तीन, है ना, तो लिखा हुआ है देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो मेन तो सर तीन है, एक दो और तीन, और इसके अलावा भी है, वो भी सारे अपने को पढ़ना है। तो मैं लाइन से शुरू कर रहा हूँ बेटा, कहां से, सबसे पहले कहां से, है ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो ये आ गया बेटा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कुछ भी अभी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है, ठीक है, जहां लगेगा मुझे मैं नोट करवाते जाऊंगा, अभी समझते जाना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन में क्या होंगे, एंटर होंगे, या किसी ट्रांजेक्शन को क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करोगे, तो ये मान के एंटर होना कि आपका बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है, उसको बंद करने का कोई चांस नहीं है, तब जाके एक सही अकाउंटिंग कर पाओगे, नहीं तो अकाउंटिंग आपकी वहां भी हिल जाएगी। फिर बताओ कैसे, पता चला आपने एक मशीन खरीदी बेटा, कितने की मशीन खरीदी, कल मैंने बताया था ना आपको, है ना, कुछ भी अमाउंट ले लो, एक मान लो सर 5 लाख की मशीन, कितने की बेटा बोलो, एक 5 लाख रुपीस की आपकी मशीन है, इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल, तो बताओ फिर एक साल का खर्चा कितना हुआ, तो इस साल जितना भी हमारा क्या होगा रेवेन्यू, उसमें से कितना खर्चा माइनस करूंगा बेटा, पूरे 5 लाख या 1 लाख, 1 लाख रुपीस किस नाम से, डिप्रिसिएशन के नाम से करते हैं ना माइनस हम, पता चला आपने 1 लाख रुपए डिप्रिसिएशन के नाम से इस साल माइनस किए, तो अगले साल तो कंपनी क्या कर दी, बंद कर दी, तो फिर भी गड़बड़ है, जब आपको पता था मुझे कंपनी कितने साल चलानी है, अगर 2 साल, तो मेरे भाई से इसको 5 से डिवाइड मत करते ना, कितने से करते, 2 से, तो इस समय क्या होता, एक साल का खर्चा कितना हो जाता, 2,50,000, 2.5 लाख रुपए फिर माइनस करते हैं हम, एक सही अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है ना, एक सही प्रॉफिट निकल पाता। अब आपने क्या किया, खुद को बेवकूफ बनाया, बस 1 लाख माइनस करके प्रॉफिट क्या हो गया होगा आपका, ज्यादा आ गया होगा, जहां 2.5 लाख माइनस होना चाहिए था वहां कितना माइनस किया बस आपने, तो आपका प्रॉफिट कितने से ज्यादा आ रहा होगा, 1,50,000 से, प्रॉफिट क्या आ रहा आपका, बढ़ा हुआ, क्या सही अकाउंटिंग है, क्या सही अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं क्या हम, नहीं, तो इसलिए ये बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी हम, बेटा क्या बोल रहा है, जब भी किसी ट्रांजेक्शन्स में क्या होंगे हम एंटर, ये इंश्योर कर लेना कि बिजनेस क्या रहेगा बेटा हमारा, वो कंटिन्यू रहेगा, तो आराम से फिर भले आप बोलो कि सर इसकी लाइफ तो कितने साल है, बोलो बेटा इस मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल, कितनी बेटा बोलो, तो आराम से इसको कितने से डिवाइड कर देना बेटा, फिर आप इसको 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो एक साल का खर्चा कितना हुआ बेटा, 50,000 रुपए, आप आराम से 50,000 माइनस करो, हमें कोई जल्दी थोड़ी है, क्योंकि बिजनेस तो क्या रहने वाला है, कंटिन्यू, पर ये इंश्योर कर लेना कि जब हम ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हैं, सर कंपनी में लॉस हो जाए और कंपनी बंद करनी पड़े तो, बिल्कुल सही डाउट है, बहुत शानदार, क्या नाम है बेटा, रिधिमा पंचाल, देखो अब होने को तो कोई नहीं टाल सकता, ऐसा तो मैं भी हूं, मैं भी बहुत सोच के चलता हूं कि चलो इतने पैसे बचा लेता हूं, एसआईपी करवा लेता हूं, 20 साल बाद मेरी एसआईपी में कितने 2 करोड़ बन जाएंगे, अब मैं सोचूं 20 साल बाद मैं ही नहीं रहा तो, समझ रहे हो बात को, अभी पता चला जब लाइफ थी एंजॉय करने की तब मैं पैसे बचाते रहा, जोड़ते रहा, जब एज आती है उस पैसे का मजा लेने की, उसके पहले में चल बसा, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो लेकिन हम थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच के चलते हैं, लेकिन अगर सही डाउट है आपका, इनकेस अगर सर किसी रीजन से कंपनी लॉस में चली जाए और क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर वो बात अलग है, वो बात अलग है, हम अभी से भी मान के थोड़ी चलेंगे कि कंपनी बंद होगी होगी, हम तो क्या करेंगे, कंपनी को चलाएंगे ना, अगर आप अभी से ऐसा मान के चलोगे ना बेटा कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर में कंपनी कंटिन्यू रखूं या ना रखूं, तो फिर बेटा रिधीमा क्या हो जाएगा पता है, जैसे आपने 5 लाख की मशीन खरीदी, इसी साल की इनकम में से क्या करोगे फिर आप तो माइनस, क्योंकि आपको तो भरोसा ही नहीं कि नेक्स्ट ईयर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए तो बोल रहा है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये अजम्पशन से हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं हम, कोई पत्थर के लकीर पे लिख थोड़ी रहे हम कि ऐसा ही होगा, सिर्फ ऐसा मान के चल रहे, इनकेस कभी ऐसा नहीं हो पाया किसी कारण से अगर कंपनी बंद भी हो गई तो कोई बात नहीं, फिर वो तो होना ही फिर बंद होगी तो, है ना, तब तो फिर पूरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमारी क्या हो जानी है, खत्म, फिर तो क्या करेंगे उसका, अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू, तो उस हिसाब से क्या होगा बेटा बताए, उस हिसाब से प्रॉपर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या बोला बेटा मैं, ये लिखा बेटा,
आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे किसके बीच में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कौन से खर्चे जिनका फायदा एक साल के अंदर मिल जाता है। जैसे कि बताऊं मैं आपको बेटा कि अगर मैं बात करूं किसी वर्कर की, देखो सुनना मैं आपको बता रहा हूं, देखना बेटा थोड़ा सा रिप्लाई करना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका डाउट बेटा दोनों सोल्व हो जाएंगे। देखना अगर मेरी इस साल की जो इनकम है, अच्छा वहां बाहर हो जाएगा उसमें, ठीक है चलो सो क्या बोलते, अगर मेरी इस साल की इनकम जो है मतलब उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग बोले जैसे रेवेन्यू, इस बार का जो मेरा रेवेन्यू है ना, इस बार का जो मेरा क्या बेटा बोलो रेवेन्यू है, मान लो कितना है 50 लाख है, कितना बेटा बोलो जैसे 50 लाख, लिख लो 50 लाख। अरे नहीं जाएगा, चलो इस बार का जो बेटा मैं क्या बोलो जैसे रेवेन्यू है, मान लो अपना कितना बेटा बोलो वो 50 लाख है। अब मैं इसमें से कुछ खर्चे क्या करवा रहा हूं आप लोगों से माइनस करा रहा हूं, बताना। पहला मैंने सैलरी पे की बेटा, क्या पे की बोलो सैलरी, क्या मैं माइनस कर सकता हूं क्या? कितनी माइनस की बेटा मैंने 2 लाख रुपए की सैलरी पे की, क्या माइनस कर सकते हो 50 लाख में से आप पूरे, क्योंकि सैलरी सर कौन सा खर्चा है करंट ईयर का। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया बेटा, मैंने क्या पे किया बोलो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कितने का 1 लाख का, क्या मैं माइनस कर सकता हूँ पूरा अमाउंट बेटा? हाँ, लेकिन मैं जैसे आपको बोलता हूं ना कि मैंने इस बार क्या परचेस की मशीन, आप वहीं रुक जाते हो। एक सब मशीन एक ऐसा आइटम है जिसका बेनिफिट आपको मोर देन ए ईयर मिलेगा। अब मैं जैसे बोलूंगा जो मशीन है ना भाई ये तो कितने की है 20 लाख की, तो क्या पूरे 20 लाख माइनस कर दोगे 50 लाख में से? आप बोलोगे नहीं नहीं सर आप हमें मशीन की क्या बताओ लाइफ, हमने बोला 20 लाख की मशीन है 10 साल तक चलेगी कम से कम, कितने साल तक चलेगी बेटा? तो क्या आपके दिमाग में अभी आएगा क्या कि 2 लाख तो चलो ठीक डिप्रेशन आ गया अपना 2 लाख माइनस कर दे, लेकिन आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि क्या पता है 10 साल मेरा बिजनेस चलेगा या मैं तो 3 साल बाद बिजनेस क्या कर दूंगा बंद, वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहां अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि बिजनेस बंद करने के लिए नहीं खोला जाता है, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मेंबर्स, अरे आपने सुना होगा ना एक फ्लाइट में सारे कंपनी के मालिक जा रहे थे तो फ्लाइट क्या हो गई, साले मालिक मर गए तो क्या कंपनी बंद हो जाती है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है मेरे भाई, वो तो चलती रहेगी ना, तुम तो मान के चलते कि बिजनेस शुरुआत की तो क्या करता रहेगा ये चलता रहेगा, तो फिर बेटा 20 लाख पूरे माइनस करूं या डिवाइड बाय 10 करके सिर्फ 2 लाख रुपीज माइनस करेंगे बेटा अपन, सिर्फ 2 लाख रुपीज हम लोग क्या करेंगे बेटा बोलो जी से माइनस करेंगे, बनेगा क्या? तो क्या समझ में आया आप लोगों को? बोलो जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन में क्या होंगे बेटा बोलो एंटर होंगे, तो ऐसा मान के चलोगे, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग कि हमारा जो बिजनेस है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? दूसरा नेक्स्ट इसके बाद में क्या है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये तो सिंपल है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक बार जो आपने अकाउंटिंग मेथड अडॉप्ट कर ली उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या करोगे आप फॉलो करोगे। मतलब जैसे डेप्रिसिएशन की कितनी मेथड है बेटा, एक का नाम एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर आपने एसएलएम चूज कर लिए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या करोगे फिर आप एसएलएम यूज करोगे, डब्ल्यूडीबी चूज कर लिए तो फिर बेटा डब्ल्यूडीबी यूज करेंगे, हर साल मेथड में हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये बोलता है कि अगर आप बार बार मेथड में चेंज नहीं करोगे ना तो आपकी अकाउंटिंग है ना सिमिलर रहेगी, अकाउंटिंग प्रैक्टिस रहेगी आपकी बेटा सेम रहेगी, तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। बड़े आगे बेटा क्या बोले जैसे बन जाएगा, तो ये हो गया कंसिस्टेंसी, बोलता है बार बार मेथड में चेंज मत करना। एग्जांपल के लिए बेटा वही चीज लिखी हुई जो मैंने आपको बोला है कि डेप्रिसिएशन की क्या होती है बेटा बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन अगर आपने एक बार कौन सी मेथड चूज कर ली तो भी वही करना, डब्ल्यूडीबी कर ली तो ठीक है ना, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू चूज एक मेथड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब बहुत सारी मेथड्स है डब्ल्यूडीवीएस मशीन आर मेथड ये मेथड वो मेथड, लेकिन हम आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार जो आपने मेथड क्या कर ली चूज कर ली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसी मेथड को क्या करोगे फिर आप फॉलो करते रहोगे, आप कंटिन्यू करोगे, आप बार बार मेथड में चेंज नहीं करोगे। बन जाएगा क्या? आगे बढ़ते बेटा क्या नाम है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये तो पढ़ा होगा 11th में आप लोगों ने, 11th या 12th में तो बताएगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है इधर बेटा, मोहित भाई मनीष रिधिमा और कौन लोग है, देखो बनेगा क्या, एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता होगा?
ऐसा सुना होगा ना कभी कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं कैसे करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, सुना है ये? सुनना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट बोलता है बेसिकली कि ट्रांजैक्शन को जब भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो कब करेंगे, जब हम ट्रांजैक्शन में क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। जिस दिन ट्रांजैक्शन में आप एंटर हो रहे हो ना, उसी दिन ट्रांजैक्शन को क्या कर लो, रिकॉर्ड। भले पैसा मिला हो या नहीं, मैटर नहीं करता है, मिल गया है तो भी चलेगा, नहीं मिला है तो भी चलेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन में एंटर होना जरूरी है। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सर ट्रांजैक्शन में एंटर होना कैसे जरूरी, बताना जरा। एक सेकंड मुझे बता देना, आप लोग रिप्लाई करना। मान लो ये हो गया आपका, ये काफी सारे ईयर्स हो गए अपने, इसमें मैं बोल देता हूं बेटा आपका कि ये कौन सा ईयर हो गया आपका, प्रीवियस ईयर। ये कौन सा ईयर बेटा, और ये कौन सा ईयर, नेक्स्ट ईयर। अब किसी बंदे को हमसे कोई सर्विस चाहिए, वो कब चाहिए बेटा, उसको नेक्स्ट ईयर चाहिए, लेकिन चूंकि वो क्या कराना चाहता है, एडवांस बुकिंग। तो उस बंदे ने पैसा कौन सी ईयर में दे दिया अपने को, करंट ईयर में। कितना पैसा दे दिया भाई करंट ईयर में, बोलो 50,000 रुपए उसने हमको करंट ईयर में दे दिए। क्या बोलते हो आप, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कब करें, करंट ईयर में या नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि ट्रांजेक्शन में एंटर कब हो गए, करंट ईयर में। आज ही हो गए ना, तो जिस दिन उससे डील हुई बैठ के उसी दिन ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए, तो हम क्या कर लेंगे, एंट्री पास कर लेंगे। किस बेसिस पे कर रहे हैं बेटा हम लोग, बोलो एक्रूअल बेसिस पे, है ना। तो सही बेटा आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, करंट ईयर। करंट ईयर आएगा, हाँ मोहित भाई सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि सर हम ट्रांजेक्शन में एंटर कब हुए, करंट ईयर में। करंट ईयर में ट्रांजेक्शन में एंटर हुए तो फिर वो इनकम कौन सी ईयर की हुई, आप यहाँ फंस जाएंगे हम लोग। इनकम जो है ना वो तो कौन सी ईयर की रहेगी सर, जिस ईयर में आपने या तो गुड्स सेल किया हो या फिर आपने, बोलो बेटा, सर्विस प्रोवाइड की हो। या तो आपने बेटा क्या किया हो, बेटा बोलो जैसे गुड्स सेल किया हो, या फिर आपने क्या किया हो, बोलो जैसे सर्विस प्रोवाइड की, उस ईयर की क्या होती है, वो इनकम होती है। समझे बात को क्या, ठीक है। तो अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये 50,000 की बताओ इनकम कौन सी ईयर की है, क्यों, क्योंकि सर्विस तो आपने कब दी बेटा, बोलो जैसे नेक्स्ट ईयर दी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको रिकॉर्ड कौन सी ईयर में करेंगे, रिकॉर्ड कब करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन में एंटर कब हुए हम लोग, करंट ईयर में हुए, तो उससे रिकॉर्ड कब करेंगे बेटा हम लोग, करंट ईयर में। चलो मैं क्या सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या, बोलो बेटा। हाँ, क्योंकि एडवांस मिल गया पैसा आपको, एडवांस मिल गया तो हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, हमें रिकॉर्ड कर लिया, हमें लायबिलिटी भाई, जब तक सामने वाले को क्या ना दे दे, हम सर्विस ना दे दे उसको हम लोग। ठीक है बेटा, क्या, चलो अब सिचुएशन में फिर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस बार क्या किया, सुना बेटा, मैंने इस बार क्या किया कि सर्विस प्रोवाइड कर दी। क्या दे दी बेटा, मैंने बोला यहाँ पे कि सर हम लोगों ने क्या किया, सर्विस दे दी, या फिर हम लोगों ने क्या कर दिया है, जो गुड्स है उसको क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने, बोलो सेल कर दिया। या तो सर्विस दे दिया, गुड्स सेल कर दिया। लेकिन ये भाई बोल रहा है कि हम पैसा आपको कब देंगे, नेक्स्ट ईयर। ये मुझे नेक्स्ट ईयर कितना पैसा देगा, 2 लाख। आराम से सोचना और बताना। सर्विस मैंने करंट ईयर में दे दी, क्योंकि बंदा अपने वाला था, मेरे वाला पे ले जा यार माल, चल ठीक है मेरी बिल्डिंग यूज कर ले, किराए की, किराया कब दे देना, बाद में, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कब करेंगे, करंट ईयर में या नेक्स्ट ईयर में। वो पैसा नेक्स्ट ईयर देगा, ध्यान रखना है बात, पैसा कब देगा बेटा, वो नेक्स्ट ईयर, लेकिन उसको रिकॉर्ड कौन से ईयर में करेंगे हम, बोलो बेटा जल्दी से। मोहित भाई क्या लग रहा है आपको, इसने बंदे ने सर्विस ले ली है, हमारा मैरिज गार्डन है, शादी कर ली वहां पे बेटी की, और बोल रहे पैसे कब देंगे, ये नेक्स्ट ईयर। बताओ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कब करें हम, नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, करंट ईयर में। क्यों, क्योंकि सर हम ट्रांजेक्शन में एंटर कब हुए, अरे यार सर्विस सर्विस दे दी पूरी, मतलब हो ही गया ट्रांजेक्शन का हमारा तो, ठीक है। तो बेसिकली पैसा मिला या नहीं मिला ये मैटर नहीं करता है, ये जिसने भी क्या लिखा था, नेक्स्ट ईयर लिखा था ना, उसने तो बेटा यहाँ कैश कॉन्सेप्ट लगा दिया, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गई ना ये तो, कि जब पैसा मिलेगा तब क्या करेंगे, रिकॉर्ड। ऐसा होता है क्या, नहीं सर, हम क्या करते हैं, जिस दिन ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं उस दिन ही क्या कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ 2 कॉन्सेप्ट एक साथ में पढ़ा रहा हूं आपको मैं। एक तो कौन सा बेटा, क्या नाम है इसका, बोले जैसे एक्रूअल बेसिस, और एक और पता है क्या नाम है एक और का, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें रेवेन्यू को पहचानना होता है। तो जब बात रेवेन्यू को पहचानने की आए तो अब देखना, एक्रूअल वाला तो आपने सही बताया कि सर कौन से ईयर में रिकॉर्ड करेंगे उसको हम। अब मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट बताना, क्या नाम है जिसका, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइज करना मतलब होता है बेटा पहचानना, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो इनकम को पहचानना, पहचानोगे।
ये रहा आपके सामने, गुड्स एंड सर्विसेज दे दी बेटा हमें करंट ईयर में, पैसा कब मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, बताओ कौन सी ईयर की इनकम है, करंट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की? नहीं करंट ईयर। सोचो आराम से सोचो, बताओ इधर बेटा ऑनलाइन वालों जल्दी रिप्लाई करो। अबे चैटिंग तो इतनी फास्ट करते हो तुम लोग, यहाँ टाइप करने में टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो, है ना? अभी बाबू का मैसेज आएगा ना, पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे इतना, है ना, 2 पेज का 1 मिनट के अंदर, यहाँ रिप्लाई करने में टाइम लग रहा है, जल्दी करो बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, गुड्स एंड सर्विसेज कौन से ईयर में दी हम लोगों ने, करंट ईयर में। पैसा कब दे रहा बंदा अपने को, वो बताओ, इनकम कौन सी ईयर की बेटा, ये करंट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की? मोहित भाई करंट ईयर, ठीक है, और किसी का रिप्लाई नहीं आएगा क्या, रिधिमा, इधर सोनी कुमारी, जल्दी बताओ बेटा। अरे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक नहीं बताओगे, कुछ भी गलत बताओ बोले। गुड्स एंड सर्विसेज करंट ईयर में चली गई है, पैसा कब मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, बताओ कौन सी ईयर की इनकम है? रिधिमा बोल रही है नेक्स्ट ईयर में, ओके। अरे यार ये रिधिमा, एक सेकेंड ना, लास्ट टाइम भी आपने नेक्स्ट ईयर, गड़बड़ चल रहा है ना रिधिमा, गड़बड़ कर रहे हो बेटा तुम मामला, तुम हमेशा पैसे को देख रहे हो, ठीक है ना, तो पैसा मिल रहा है ना उधर चले जाते हो, गलत बात है बेटा, कि जिधर पैसा आराम से उधर उस बेसिस पे रिकॉर्ड, तो कैश बेसिस हो रहा है, पैसे को देख के करोगे तो। मैं क्या बोल रहा हूँ देखना इधर, हमने गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी ईयर में सेल की, पैसा कब मिलेगा, तो नोट डाल लेना कहीं पे बेटा, जिस भी ईयर में या तो गुड्स को हम क्या कर रहे हैं सेल, या सर्विस क्या कर रहे हैं प्रोवाइड, उस ईयर की इनकम होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मनी हैव बीन रिसीव्ड और नॉट। पैसा मिला होया मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कौन सी ईयर में आपने, कौन सी ईयर में सर्विस दी है, तो इनकम भी कौन सी ईयर की, भले पैसा कब देगा वो नेक्स्ट ईयर, समझ गए बेटा। तो इसलिए हम करंट ईयर में क्या कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे, और इनकम भी कौन सी ईयर की मान लेंगे इसको, करंट ईयर की। चलो नेक्स्ट, फिर से यार बाद में डिस्काउंट करवाते थे, कौन सा बेटा, बहुत रेयरली होता है, और होता है तो उससे प्रोविजन बना के चलती कंपनियां, पहले से पता होता है कितना पैसा तो क्या होगा गड़बड़ होगा, पता ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो पहले उसका प्रोविजन बना के चलते हैं कि यार हो सकता है इतना डिस्काउंट अपने को देना पड़े, ठीक है ना। रिधिमा बेटा आया समझ में, क्या कौन सी ईयर की इनकम है वो, करंट ईयर की। हाँ अब रिधिमा बोल रही सर तो फिर नेक्स्ट ईयर में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, देखो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा पता है, जब वो बंदा क्या देगा अपने को, पैसा देगा ना, तो पैसा मिलने की एंट्री तो पास करेंगे हम लोग, एंट्री क्या कर लेंगे बेटा, सिर्फ हम पास कर लेंगे, लेकिन उसको उस साल की इनकम नहीं मानेंगे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता बेटा कि कोई ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया तो जरूरी है कि उसको कहां पहुंचाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा बेटा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाओ बस आप, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ईयर एंड में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है, जो पैसा मिला है इस साल का है भी या नहीं, इस बार जो सर्विस दी उसका पैसा भले नहीं मिला वो आपको, लेकिन वो इनकम कौन सी ईयर की है, करंट ईयर के, तो करंट ईयर में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखना ये रहा आपका, है ना, दो कॉन्सेप्ट एक साथ करे बेटा, दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, मैं बोल रहा हूं दोनों में 2 स्टार लगा लेना। एक तो अप्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है देखना, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज, बोलिए, एंटर्ड इनटू, जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर होंगे ना तभी क्या कर लेंगे बेटा हम लोग, बोलो जल्दी से, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस, ना कि जब सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट कभी भी हो भाई, भले आप 2 साल बाद पैसा देना हमें, या 10 साल बाद, हमें मतलब नहीं है, हम तो क्या करेंगे, आज अपनी डील हुई ना, आज ट्रांजैक्शन में क्या हो बेटा एंटर, आज इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, बन जाएगा क्या। अरे इसलिए तो हम सारी क्रेडिट सेल लेते, माल बेचते जाते और लिखते जाते उसको, सोचो अगर लिखते ही नहीं हम उसको, क्यों, क्योंकि अभी तो पैसा मिला ही नहीं हो, तो नेक्स्ट डे मिलेगा, तो फिर इस साल की सेल ही क्या हो जाएगी, पूरी आपकी डाउन हो जाएगी। लेकिन हम कैश सेल भी लेते हो, क्रेडिट सेल भी लेते, वो जो क्रेडिट सेल आप रिकॉर्ड करते हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन में एंटर हो गए, उसको माल दे दिया है, अब उसने पैसा नहीं दिया, हमें पैसा लेना है उससे, समझ गए बेटा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में फिर हमारा आता है कौन सा, इससे नहीं, इससे मिलता जुलता वाला है ना, इसके जो इससे रिलेट कर रहा ना उसको पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ क्या नाम है बेटा, बोलो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। चलो क्या रेवेन्यू को पहचानोगे आप लोग,
पक्का? चलो तो एक केस क्रिएट करते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे, जल्दी सब क्या करना आप लोग, रेवेन्यू को पहचानना, अब गलत मत पहचानना, जल्दी जल्दी मुझे बताते जाना। ये कौन सा ईयर बेटा बोलो? प्रीवियस ईयर। ये कौन सा ईयर? करंट ईयर। ये कौन सा ईयर? नेक्स्ट ईयर। अब कोई बंदा है, सुनो मेरी बात, कोई बंदा है, उसको, जो पहले बताता हूँ, हमारा जो बिजनेस है ना, वो किसका बिजनेस है बेटा? मैरिज गार्डन का। हम गार्डन किस पे देते हैं? रेंट पे देते हैं, सर्विस दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मैरिज गार्डन का बिजनेस है। किसी बंदे को यहाँ पे हमारे यहाँ शादी करनी होगी, कौन सी ईयर में बेटा? करंट ईयर में। लेकिन चूंकि बुकिंग अपने इंडिया में क्या चलती है पहले से ही, तो उस बंदे ने अपने को प्रीवियस ईयर पे कितना पैसा दे रखा था? सर पूरे 20 लाख उसने एडवांस में दे दी थी पूरे के पूरे गार्डन के, तो आप तो रखो, बुक कर दो पूरा गार्डन इस पर्टिकुलर डेट के लिए। चलो तो हमने क्या कर लिया, 1 अक्टूबर के लिए करंट ईयर में उसकी डेट क्या कर ली थी हमने? बुक कर दी थी। और 1 अक्टूबर को हमने उसको क्या दे दी? सर्विस भी, मतलब 1 अक्टूबर को शादी भी हो गई। मुझे बताओगे क्या आप कि ये जो 20 लाख रुपए की इनकम है, ये पिछले साल की है या करंट ईयर की? ये जो 20 लाख रुपए की इनकम हुई बेटा, उसने पिछले साल ही दे दी थी, तो पिछले साल की इनकम में इसको प्लस कर लिया होगा मैंने, या करंट ईयर की इनकम में इसको प्लस करूंगा मैं? बोलो। रिधिमा, करंट ईयर, बहुत सही बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना सर, ये कौन से ईयर की इनकम रहेगी? क्योंकि हमने बोलिएगा बेटा, क्योंकि हमने जो सर्विस है ना, वो तो कौन से ईयर में दी है बेटा? बोलो, करंट ईयर में। और अभी हमने यही तो पढ़ा इस कॉन्सेप्ट का मतलब, कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इनकम उस साल की मानी जाएगी जिस साल आपने क्या किया बेटा? या तो गुड्स सेल किया है या सर्विस। पैसा भले आपको 10 साल पहले दे दे या 10 साल बाद, यहाँ पैसे का गेम है ही नहीं, पूरा गेम है गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने का। आया समझे बेटा? चलो करे फिर से सिचुएशन में चेंज। मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा, इस भाई के यहाँ जो शादी है ना, वो कभी बेटा बोलो जल्दी से? नेक्स्ट ईयर में। कभी बेटा बोलो जल्दी से? नेक्स्ट ईयर में। इन्होंने कुछ पैसा मुझे एडवांस में यहाँ पे दे दिया, कितना? 20 लाख। बताओ कौन सी ईयर की इनकम? करंट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की? पक्का? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कब देंगे हम? लेकिन उसको रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा करंट ईयर में? मैं करूंगा। किस बेसिस पे? एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? जिस दिन आप ट्रांजेक्शन में क्या हो गए, उसको क्या कर लेना, भले आपका सेटलमेंट हुआ हो या नहीं, क्योंकि सेटलमेंट तो किस दिन हुआ होगा? नेक्स्ट ईयर। सर कभी बाय चांस सर्विस ना दे पाए, एग्जैक्टली, बस उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि सर क्या होगा अगर हमने 20 लाख रुपए ले लिए, 20 लाख हमने ले लिए, आपने बोला एक्रूवल बेसिस पे एंटर कर लो। सर हमने क्या किया, जिस दिन हम इसको क्या हुए इसमें एंटर हुए, हमने एक्रूवल बेसिस में हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या कर लिया बेटा? उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बात आती है नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर शादी का दिन क्या? 1 अक्टूबर को, जिसमें अभी काफी टाइम है, ऑलमोस्ट 1 साल रहा। इस बीच में क्या होगा, अगर शर्मा जी का बेटा शाहरुख खान बन जाए, या शर्मा जी की बेटी सिमरन बन जाए, यू नो सिमरन, चलती हुई ट्रेन में भाग के शाहरुख खान का क्या पकड़ लेती है? हाथ। मतलब सीधी बात है, भाग के चली गई, ठीक है। वहां तो उसके खुद के फादर बोलते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। याद है कि नहीं याद है वाला सीन? ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, अब 20 लाख हम किसी को एडवांस देके बैठे हुए हैं, इधर अभी शादी होना है, उसके 4 महीने पहले ही बंदी सिमरन बन गई, बंदा बन गया शाहरुख खान जिसकी शादी होनी थी उस गार्डन में, ठीक है। मतलब दोनों ने सीधी बात है लव मैरिज कर ली बेसिकली, ठीक है। तो बताओ इस गार्डन का कोई यूज हुआ? अब हो सकता है सामने वाला क्या लगाएगा आपको? फोन। और क्या बोलेगा, भाई साहब वो यार वो शायद हम तो नहीं कर पाएंगे, कैंसिल कर दो। तो हमने बोला देखो हमारी पॉलिसी है पूरे 20 लाख तो हम वापिस, लेकिन कुछ भी जो भी 15 लाख 10 लाख है वो तो हम वापस कर देंगे आपको। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई कि ये पैसा आपको रिटर्न करना पड़ सकता है, इसलिए इसको 20 साल की इनकम हम कैसे मान ले, हमारी लाइबिलिटी है ये तो, लाइबिलिटी हमारी, ये पैसा हमें देना पड़ सकता है। आई बात समझ में क्या? इसलिए हमने बोला रिकॉर्ड करो। क्या मान के करो रिकॉर्ड बेटा? इसको अपनी लाइबिलिटी मान के रिकॉर्ड करो। लेकिन जब फाइनली सिमरन अपने 7 फेरे ले ले, पिताजी कार को धक्का लगा दे, वो जब चली जाए ना, तब आराम से चैन की सांस लेना कि हाँ अब 20 लाख हमारे हुए, आपको जो वापस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हम लोगों ने सर्विस दे दी है, ठीक है ना। उसके पहले कुछ गड़बड़ हुआ ना, तो पैसा क्या देना पड़ सकता है बेटा? बोलो, रिटर्न करना पड़ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जिस भी ईयर में आप लोगों ने बेटा क्या किया है, या तो गुड्स को सेल किया है या सर्विस प्रोवाइड की है, उस साल की इनकम मानी जाती है, ना कि जिस साल आपको क्या मिला, पैसा मिला। समझत कि नहीं समझत बेटा? आ गया? चलो नेक्स्ट एक और सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या लास्ट बस में, है ना।
मैं बोल रहा हूं कि जो इनके यहाँ शादी है ना बेटा, वो कौन सी ईयर में है? करंट ईयर में। और ये बोल रहे जो पैसा हम आपको कब दे देंगे? नेक्स्ट ईयर में दे देंगे। अब बताओ क्या डील हुई, कितने रुपए में डील हुई इन लोगों से अपने को? 20 लाख। ये तो पता है ना आपको। बताओ ट्रांजेक्शन में एंटर कब हुए बेटा? हम नेक्स्ट ईयर की करंट ईयर में हो गए। तो रिकॉर्ड कब करना है इसको? तो करंट ईयर में बेटा इसको क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे। कौन से बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। दो कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे बेटा यहाँ। कि रिकॉर्ड हम कर रहे हैं कौन से बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन जैसे एंटर हुए रिकॉर्ड तो करना है ना। एंटर क्यों है भाई? इधर शादी हो रही भाई, तो मतलब सामने वाले से अपने को पैसे क्या हो गए? लेने। तो जिस दिन 1 अक्टूबर को, क्या बोला मैडम है? जिस दिन 1 अक्टूबर के दिन सिमरन 7वां फेरा ले लेगी और पापा जी गाड़ी को क्या दे देंगे? धक्का। उस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि अब तो पक्का इनसे अपने कितने पैसे लेना है। कि 20 लाख इनसे लेना है तो हमारी एसेट से। तो ये 20 लाख रुपए बेटा रिकॉर्ड भी करूंगा मैं, और एज ए कैसे रिकॉर्ड करूंगा? लायबिलिटी एसेट्स। सर अब की बारी एसेट्स रहेगी, इसके पहले आपने क्या बोला था? लायबिलिटी। क्योंकि उस टाइम क्या होता था? सर्विस नेक्स्ट ईयर देने वाले थे और पैसा कब मिल गया था बेटा अपने को? करंट ईयर में मिल गया था। ऐसे लायबिलिटी थी। इस बार क्या हो गया? सर्विस करंट ईयर में दे दी है, सर्विस करंट ईयर में दे दी है, पैसा कब मिलेगा सामने वाले से अपने को? नेक्स्ट ईयर में। तो हमने बोला देखो हमने तो सर्विस दे दी है, हमें आपसे क्या लेना है? पैसा। तो वो क्या है? हमारी एसेट से। समझ गए बेटा क्या? तो ये तो मैं बोल रहा हूं आपने रिकॉर्ड कब कर लोगे इसको? आप करंट ईयर में, क्योंकि एंटर कब हो गए ट्रांजेक्शन में? करंट ईयर में। सेटलमेंट भले नहीं हुआ, सेटलमेंट कब होगा वो मैटर नहीं करता है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको कि सर जब पहले पैसा मिल गया था तो जिस दिन पैसा मिला उस दिन हम ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए, तो उस दिन हमने रिकॉर्ड कर लिया। आज पैसा नहीं मिला तो आज जब 7वां फेरा हुआ उस दिन हमें 7वां सामने वाले से क्या लेना हो गया? पैसा लेना ड्यू हो गया, तो उस दिन हमने रिकॉर्ड कर लिया, उस दिन ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए फिर हम लोग, क्योंकि हमने सर्विस दे दी। क्या लेना है हमें आपसे? बस पैसा। दिस इज द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो क्या बोलती है जब भी ट्रांजेक्शन में एंटर हो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। पैसा मिला नहीं मिला मैटर नहीं करता है। दूसरा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ बेटा इनकम कौन सी ईयर की है? करंट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की? अरे भाई पैसा नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। अच्छा सर्विस अभी दी है। तो सर जब इनकम की बात आएगी आप पूछोगे बताओ इनकम कौन सी ईयर की है, तो फिर हम वहां पैसा नहीं देखते हैं, हम वहां क्या देखते हैं? कौन से ईयर में गुड्स सेल किया, कौन से ईयर में सर्विस प्रोवाइड की। बताओ बेटा कौन से ईयर में सर्विस प्रोवाइड किया अपन ने? करंट ईयर में। तो ये इनकम कौन सी ईयर की हो गई? अब करंट ईयर की हो गई। बन जाएगा क्या? क्लियर है बेटा इतना क्या? तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट थे, बिल्कुल 3 स्टार लगाने जैसे एग्जाम में आते हैं ना, तो बच्चे जनरली इनमें अटकते हैं थोड़े से। तो सर किसी भी तरीके से पूछ ले हम ये बना सकते हैं, ठीक है बेटा। अब चलो, अब बाकी जो है सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं है, 2-2 मिनट में फिनिश कर देंगे हम लोग, है ना। हम कहाँ पे थे? ये वाला पढ़ा था अपन ने, एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। एक्चुअल कॉन्सेप्ट आ गया समझ में आप लोगों को क्या होता है? चलो एक्चुअल के बाद की बात करते हैं हम लोग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब एक बेचारा बहुत सिंपल है तो कुछ बोलता ही नहीं। ये तो क्या बोल रहा है तो आपको पता ना कि हम लोग बिजनेस और, बोलो बेटा, तो पढ़ा था ना, ओनर, दोनों को क्या ट्रीट करते हैं हम? अलग ट्रीट करते हैं। तो जो भी आप अकाउंटिंग करोगे ना वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे बेटा? बोलो जल्दी से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो हम उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ध्यान रखना है बात। तो इतना सा बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ना कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज ओनर, बिकॉज क्या बोला मैं? ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। चलो अब कल वाला शायद एग्जांपल आपको याद आएगा। मैंने कल क्या आपसे पूछा था क्या कि महतपुर फर्नीचर वाला ने अपनी वाइफ को ज्वेलरी दिलाई और उसको बेच के कुछ फायदा हुआ था। कुछ बच्चे बोल दिए थे गेन, किसने बोला था नहीं नहीं सर वो तो अलग पर्सनल चीज हो गई उसकी, ठीक है। तो हमने उसको कल गेन क्यों नहीं माना था? कि महतपुर फर्नीचर वाले की वाइफ को बेच, सॉरी वाइफ को नहीं बेचे, सॉरी भाई सुनने वाले रिकॉर्डिंग हो रही है। महतपुर फर्नीचर वाला मेरे को केस लगा देगा, है ना, सॉरी सॉरी, है ना। महतपुर फर्नीचर वाला अगर बेटा अपनी वाइफ की ज्वेलरी को बेच कर क्या कमाता है? कोई पैसा कमाता है, तो उसको हम क्या गेन बोलेंगे? क्या प्रॉफिट बोलेंगे? क्या सर हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उसकी क्या है? पर्सनल इनकम है। अब ऐसा क्यों बोल रहे पता है? क्योंकि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। कहीं बिजनेस के लिए इनकम हुई क्या? वो क्या ज्वेलरी बिजनेस को, असेट्स को पहनाने के लिए लाए थे? नहीं ना, वो तो पर्सनल था ना। इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं बोलता, इतने बोलता है कि जब भी अकाउंटिंग करो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना, जब भी अकाउंटिंग करो
ठीक है ना। हाँ बेटा बिल्कुल आउट ऑफ बिजनेस था, वो बिजनेस के बाहर की चीज थी, बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, है ना। तो अपने को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई इनकम है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ एक्सपेंसेस है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्या नाम है बेटा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, टू मच वेरी मच सिंपल। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है बेटा कि अगर आपने कोई सा भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है तो क्या उसके पहले आपने चेक किया था कि इसको मनी के टर्म्स में मेजर कर भी पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं किया था तो बहुत गलत किया फिर। मतलब ये बोलता है ओनली दोस ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे बेटा आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। सीधी बात, नो बकवास। क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन ही क्या होंगे बेटा, रिकॉर्ड। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्वालिटेटिव मतलब थ्योरेटिकल, है ना। जैसे कि मान लो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत ऑनेस्ट है, अब इस बात को लिखोगे हम, वो ईमानदार है, अच्छी बात है, आपके बिजनेस के लिए बहुत एडवांटेज बिजनेस, लेकिन उस बात को लिख पा रहे क्या हम, क्योंकि ऑनेस्ट है उसको कैसे मेजर करेंगे, मनी से हो ही नहीं सकते वो चीजें। ये बोलेंगे हमारा एम्प्लॉय तो लाख रुपए के एम्प्लॉय यार, है ना, करोड़ रुपए के एम्प्लॉय हमारे, उनके तो क्या वैल्यू लेस है, वो तो हमारी एसेट्स है। और देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि एम्प्लॉय भी एसेट्स होते हैं आपके बिजनेस की, क्योंकि आपके बिजनेस को ऊपर लेके कौन जा रहा है, एम्प्लॉइज। लेकिन तो भी बताओ कभी बैलेंस शीट में आपने एम्प्लॉय का नाम देखा क्या, एसेट साइड, क्यों, क्योंकि उनको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो सिर्फ वो सारी चीजें जो कि मेजरेबल है बेटा इन टर्म्स ऑफ मनी, उन्हीं चीजों को क्या करते हैं हम लोग, बोलो जल्दी से, रिकॉर्ड करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करेंगे। बन जाएगा क्या। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये देख लेना थोड़ा सा बेटा, ये बता रहा हूं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आपकी एजुकेशन लाइफ है ना, एजुकेशन लाइफ आपकी कब से शुरू हुई थी, फर्स्ट क्लास से, है ना। तो फर्स्ट क्लास से जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब पढ़ता रहे 12 साल तक, और सीधे 12th क्लास में क्या लिया, आपकी एग्जाम हुई, फर्स्ट के बाद फर्स्ट में एडमिशन लिया, और पहली बार एग्जाम कब हुई थी आपकी, 12th में। उस बीच में कोई एग्जाम हुई थी क्या, फर्स्ट से 12th के बीच में कोई एग्जाम हुई एग्जाम स्कूल में कि नहीं हुई, हुई थी क्या, हर साल हुई थी। ऐसा नहीं हुआ मतलब कि एडमिशन लिया फर्स्ट में सीधे एग्जाम कब हुई, 12th में, ऐसा नहीं हुआ। अबे किसी के साथ तो हुआ होगा, इधर ऑनलाइन वालों कभी हुआ है क्या आपके साथ ऐसा कि सर, हाँ अच्छा वो कोविड वाला, अरे यार वो कोविड वाले की बात मत करो यार, जैसे कोविड में हमें एग्जाम नहीं देना पड़ी, वो तो भला हो तुम्हारा, तुम्हारी किस्मत थी, है ना, किस्मत के मजे ले लिया आप लोगों ने कि बिना एग्जाम दिए बढ़िया प्रमोशन हो गया, पास हो गए। नहीं वो कोविड एक्सेप्शन हटा दो, कभी ऐसा हुआ क्या, मान लो मे भी मेरी एजुकेशन लाइफ रही, मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक आ गया, पहली बार मेरी एग्जाम कब हुई, 12th में। ये आपकी एग्जाम पहली बार 12th में हुई, क्या दिक्कत है, ले लो ना 12th में एक बार एग्जाम भाई, क्यों बार बार कॉपियां खराब करना, क्यों बार बार टीचरों को डिस्टर्ब करना, पेपर बनाओ कॉपी चेक करो, पेपर बनाओ कॉपी चेक करो, 12 साल तक पढ़ाओ, बहुत बढ़िया पढ़ाओ बच्चों को, सीधे 12th में एग्जाम लो, क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत कहां आएगी मुझे बताओ, कोई बता सकता है। अगर मैं सीधे बच्चों को फर्स्ट में एग्जाम मतलब फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाऊं और बोलूं कि मैडम इसके एग्जाम सीधे कब लेना, 12th में, मतलब 12 साल सीधे बाद, क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तुम, ले ही नहीं रहे हम एग्जाम, तो हम तो 12th में देंगे, 12th में एग्जाम देगा। अच्छा सही से दे नहीं पाएगा, क्यों सर, क्योंकि उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। और क्या दिक्कत आ सकती है सर, किसी पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाएगा कि जो मेरा राजा बेटा है ना वो कितना राजा बेटा है बात समझ में क्या, है ना, वो कौन सा सब्जेक्ट में गधा है, ये बात पता करनी हो ना आपको तो ईयरली बेसिस पे क्या दिलवाते हैं एग्जाम, ईयरली तो छोड़ो बेटा, साल में भी 3 बार लेते हैं उसमें भी, ताकि 3 महीने में पता चल जाए कि बच्चा कितना गधा है, और स्पेशली कौन से सब्जेक्ट में, तो जब पेरेंट्स को पता चल जाएगा ना कि मेरे राजा बेटा का तो बाजा बजा पड़ा है किसके अंदर, मैथ्स के अंदर, तो आपकी क्या लगा देंगे बेटा, ट्यूशन लगा देंगे आपकी, कि भैया ज्यादा फोकस कर ले थोड़ा मैथ्स पे, इसकी तो इंग्लिश खराब है, किस पे फोकस कर लेंगे बेटा, वो इंग्लिश पे। तो इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या होती थी आपकी, और आपका जो परफॉर्मेंस है ना उसको देख के ही आपके फादर जो है ना डिसाइड करते थे कि झाड़ू से मारना है या जूते से, है ना, या बहुत अच्छा पढ़ने में है तो कुछ गिफ्ट लाके देना है आपको। बेसिकली आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनके फादर बेटा रिजल्ट कल आने वाला है लेकिन आज ही पीट के चले जाते हैं, बोले कल मैं बिजी हूँ कल रहूंगा नहीं यहाँ पे,
बाहर जा रहा हूँ, मुझे पता है तेरा रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आने वाला, तो एक दिन पहले पिटाई हो जाती है, ठीक है। भरोसा होता है हम लोगों को बेसिकली, क्यों भरोसा है, क्योंकि उसके पिछले 5 सालों का क्या देख रहे बेटा हम लोग, रिजल्ट देख रहे, कुछ खास नहीं किया तो इस बार भी क्या खास कर लेगा तू। तो हमने क्या किया, जो एजुकेशन लाइफ है ना उसको भी बेटा हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि हमको ईयरली बेसिस पे क्या पता चलता रहे, बच्चे का परफॉर्मेंस। और जब बच्चों का परफॉर्मेंस पता चलेगा ना यहाँ, तो आपको बेटा यहाँ दो चीज पता चलेगी, एक तो आपके बच्चे की स्ट्रेंथ, एक अपने बच्चे की वीकनेस। तो जो स्ट्रेंथ है पेरेंट्स चाहेंगे कि इसको क्या रखें, हम मेंटेन रखें, और जो वीकनेस है उस पर हम क्या कर पाए, काम कर पाए। इसलिए हम लोग क्या दिलवाते हैं हर साल बच्चों की एग्जाम, और उन्हीं रिजल्ट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि आगे इसका क्या करना है, आगे क्या करवाना है इसको। समझ गए बेटा क्या। तो जब आपने अपनी एजुकेशन लाइफ को इतने सालों में बांट रखा है छोटे छोटे पीरियड में, वो जो छोटे पीरियड है वो क्या है, कभी ऐसा हुआ कि सर एक साल तो पता है मैं 6th क्लास में था, उस साल तो मेरी 6th क्लास सिर्फ 3 महीने की थी बस, 3 महीने में फाइनल एग्जाम हो गई, और फिर चौथे महीने में 7th में डाल दिया, फिर जो 7th क्लास है ना बस वो 9 महीने का ही रहा। ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, एक पीरियड फिक्स हो गया 12 महीने का। जो आपका सेशन कब से शुरू होता है बेटा, अप्रैल से चालू, और मार्च में एग्जाम चलती है आप लोगों की, तो अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च, कितने साल का चल रहा है बेटा, एक एक साल, 12-12 महीने का। तो सेम चीज तो मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपके बिजनेस की लाइफ है, क्या बोला बेटा मैं, एंटायर लाइफ ऑफ योर बिजनेस, क्या कर लो बेटा उसको इनटू स्मॉल पीरियड। तो जब ये डिवाइड कर लोगे ना, तो ईयरली बेसिस पे आपको क्या पता चलता रहेगा, आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस। और जब आपको ईयरली बेसिस पे अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलेगा ना, तो आपको दो चीज समझ में आएगी। पहली चीज तो बेटा क्या बोलो जल्दी से, अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ, दूसरी अपनी कंपनी की वीकनेस। स्ट्रेंथ को मेंटेन रखोगे, वीकनेस पे क्या करोगे, अगले साल काम करोगे। समझोगे इस बार इनकम कम क्यों हुई, समझोगे इस बार खर्चे इतने बड़े हुए क्यों आए। तो ये हर साल जब अकाउंटिंग करेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है, तो एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो जाएगी। दूसरा, कंपैरिजन कर पाएंगे कि जो फर्स्ट ईयर में पैसा कमाया था वो ज्यादा था या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। ये पता कब चलेगा, जब ईयरली बेसिस पे हम हमारे परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। आई बात समझ में, मेजर कर रहे हैं बेटा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इतना सा बोलता है कि आपके बिजनेस के लाइफ को क्या कर दो, बोल बेटा, स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर दो, और उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, पीरियड में आप क्या करते हो, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करते हो। बन जाएगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या नाम है, सिंपल हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि जो भी आप एसेट्स परचेस करोगे, जो भी आप एसेट्स परचेस करोगे, उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। किस पे बेटा, ना कि उसकी मार्केट प्राइस। जितने में आपने खरीदा ना, उस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे जिस साल खरीदा है। और फ्रॉम नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर से और सब्सिक्वेंट ईयर से हम क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। मतलब मार्केट प्राइस पे तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है, ये बात फिक्स कर लो दिमाग में। समझ गए बात को, क्या क्या नाम है इसका, बोलो जल्दी से, हिस्टोरिकल कॉस्ट, है ना। क्या बोलता है बेटा ये कि जितने भी क्या है आपकी assets, लिखा हो ना, assets is recorded in the books of at the price paid to acquire it। उसको एक्वायर करने के लिए जो हमने प्राइस क्या की है, पे की है, उस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस। सर बेचते टाइम बेस्ट टाइम उसकी सेल प्राइस निकल कर आएगी, कितने में बिकी, तो उस टाइम जो भी प्रॉफिट आएगा कंसीडर कर लेंगे अपन। मान लो हम क्या करते जा रहे थे, हर साल डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू उसकी हो गई 2 लाख, वो गलती से बिक कितने में गया, वो 5 लाख, तो 3 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया अपने को, उसको प्रॉफिट मान लेते हैं, ऐसा गेन हो जाएगा वो, है ना। बड़े आगे के बेटा हम लोग, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है आगे समझ में, कि सर जितना हमने पैसा उसके लिए क्या किया बेटा, खरीदने के लिए, बोलो, है ना। तो ये लिखा हुआ है, प्राइस पेड टू एक्वायर इट, दिस कॉस्ट बिकम दी बेस। ये जो कॉस्ट प्राइस है ना जितने में खरीदा है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगी आपकी बेस। इसी पे क्या लगाओगे आप, डिप्रिसिएशन, और फिर क्या करोगे, उसको माइनस लिखा हुआ है, ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड में इसको बेस बनाएंगे हम लोग, और असेट जो रिकॉर्ड किया आपने कॉस्ट पे एट द टाइम ऑफ इट्स, वो सिस्टमेटिकली क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्या करके बेटा, डिप्रिसिएशन चार्ज करके। बन जाएगा क्या, बोलिए, कोई डाउट है। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद में क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट। क्या बोलता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट, एवरी transaction has a two aspect, one is debit, another one is credit। खत्म।
जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करो उसके कितने इफेक्ट होने चाहिए? एक डेबिट, चलो मैं बोलता हूं हमने फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री पास करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हो गए दो एस्पेक्ट, एक डेबिट है। मैं बोल रहा हूं मैंने सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कभी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जानते हो जिसमें सिर्फ डेबिट ही होता है, क्रेडिट हो ही नहीं रहा हो? वो फिर आएगा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ऐसा तो सिर्फ जेठालाल जी क्या करते थे, एक लाइन लिख लिया, राम से पैसा लेना है, खत्म। अब हम ऐसा लिखते हैं, हम लिखते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो राम को डेबिट कर दिया, डेटर बना लिया असेट्स, उससे पैसा लेना है, इधर सेल्स इनकम भी हो गई, क्रिएट कर दिया हमने। हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट आते हैं बेटा? दो। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं, एक्सेप्शन भी नहीं है इवन, कि जिसका सिर्फ एक इफेक्ट आ रहा हो। समझ गए क्या? तो इतना सा लिखना है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस भी ईयर में हमने सर्विस दी है या गुड्स सेल किया है, उस साल की इनकम मानी जाएगी, ना कि जिस साल पैसा मिला हो। रेवेन्यू मतलब बेटा इनकम, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना किसी को, है ना? रिकॉग्नाइज करना मतलब क्या होता है? पहचानना। तो इनकम को जब पहचानने की बात आए तो सर इनकम उसी साल की होती है जिस साल गुड्स सेल किया हो या सर्विस प्रोवाइड की हो। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम से क्लियर, एक चीज मैच करना। जैसे गर्ल्स होती है, वो अपने नेल पॉलिश क्या करती है? मैच करती है किसके साथ बेटा? अपनी बोलो, ड्रेस के साथ, है ना बेटा? बुरा मत मानना कि बुरा क्या, सही तो बात बोल रहा हूँ, उसमें क्या है ना? और सर नेल पॉलिश चलो मैच तो करती कलर के साथ, लेकिन अलग ही लेवल पे मैचिंग होती है ना? कलर में भी बाइफिकेशन होते हैं ना बहुत सारे। हम तो कलर, लड़कों को तो कलर ब्लाइंडनेस है, हमको हम ले देके रेड ब्लैक ब्लू, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनमें ब्लू में भी बहुत सारी क्या उनके पास कैटेगरीज है, रेड में भी क्या है कैटेगरीज है ना? वो उतना कलर का नाम याद करते करते हमारी तो एज निकल जानी पूरी, है ना? हमसे नहीं हो पाना है, लेकिन उनके पास होता है, उनको पता है कि यार ये कलर ये है तो मतलब ये वाला रेड नहीं यार, ये वाला रेड लेना है, और वो उठा के क्या करेगी? नेल पॉलिश लगाएगी। अच्छा क्या होता है पता उससे? जब प्रॉपर मैच होगी ना सारी चीजें, तो हम बोलते सर एक फेयर व्यू निकल के आता है लड़की का, है ना? क्योंकि यार सौंदर्य निहारना सुंदर, है ना? स्त्री को तो श्रृंगार का वही मिला है वरदान, है ना? तो इसलिए वो करती है ना? कि एक श्रृंगार करें हम लोग, एक फेयर व्यू निकल के आए। सेम चीज हम हमारी अकाउंटिंग के अंदर भी करते हैं, कि जब यहाँ पे भी आप चीजों को मैच करोगे ना, तो यहाँ पे भी फेयर व्यू निकल के आएगा। लेकिन किसका फेयर व्यू निकल के आएगा? वो अकाउंट्स का। किसका बेटा बोलो? अकाउंट्स का। अकाउंट्स में क्या बनाते हो आप? प्रॉफिट एंड और एक बैलेंस शीट। तो कोई भी बंदा बोलेगा ना, जब कोई भी बंदा आपकी पेंडल या बैलेंस शीट देखेगा तो बोलेगा कि हाँ भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, मतलब आपने अकाउंटिंग में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रखा है ना? आपकी बैलेंस शीट भड़क नहीं रही है कि ड्रेस कौन से कलर की, नेल पॉलिश तो दूसरे कलर की, शूज पे दूसरे कलर की, येलो कलर के पहन रखे, जींस पहन ली उस पर रेड कलर की। आप अज्यूम कर सकते हो आप कि किसी गर्ल्स ने, किसी बॉयज ने रेड कलर का शूज पहना, रेड कलर का शू है, जींस पहन रखा ब्लू कलर का, है ना? ब्लू हटा तो येलो कलर का जींस पहन लिया है, ऊपर टी शर्ट पहन ली उन्होंने व्हाइट कलर की, लगे कार्टून जा रहा है कोई निकल के। क्योंकि चीजें मैच नहीं हो रही है ना, तो तब तक एक फेयर व्यू निकल के नहीं आएगा, है ना? भड़कती चीजें। तो हमने बोला कि हमारे पी&एल बैलेंस शीट भी भड़कना नहीं चाहिए, कोई देखे तो डिसेंट लुक आना चाहिए। लुक मतलब लुक वाइज नहीं, बेसिकली एक सही चीज बता रही है, मतलब अकाउंटिंग के अंदर हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया हो, सही सही इनकम निकल के आ रही हो। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा बेटा, थोड़ा सा समझना मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ना? अभी आप 2 मिनट में समझ जाओगे। मैं बोल रहा हूं बेटा कि इस बार का जो मेरा क्या है बोलो? रेवेन्यू है ना? रेवेन्यू मतलब समझ गया ना? ग्रोस इनकम। कल पढ़ा था माल बेच के जितना भी पैसा आया, ग्रोस इनकम कितनी बेटा इस बार की? 20 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन? खर्चे। चलो आप हेल्प करना। मैं बोल रहा हूँ पहला क्या, मैं सैलरी माइनस कर दूं इसमें से, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? मैंने 2 लाख की सैलरी दी, मैंने माइनस कर दी। दूसरा, मैंने इस बार एक मशीन खरीदी बेटा, क्या खरीदी? मशीन। कितने की बेटा? वो 10 लाख की। कर दूं माइनस 10 लाख? ये गड़बड़ हो जाएगा सब। ये 10 लाख अगर आपने माइनस कर दिया ना, तो आपका जो प्रॉफिट आने वाला है बेटा कितना आएगा? फिर बोलो जल्दी से, वो 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट आएगा। और ये जो 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ रहा है, क्या सही प्रॉफिट निकाला आप लोगों ने? आपका जो पी&एल अकाउंट है क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है क्या? और अकाउंट अगर आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है ना, तो फिर सीआर के आपकी हालत खराब कर देगा। जो सीए आएगा ना, वो यही बोलेगा भाई क्या कर रखा है, खरीद पका रखी है अपने हिसाब से, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होगा, सर आपने ये तो सही किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मशीन का मामला क्या लग रहा है, गड़बड़। क्योंकि मशीन जो आपने खरीदी 10 लाख की, उसके लाइफ तो पता उन्हें कितने साल चलेगी? मैंने बोला कम से कम 5 साल। कितने साल चलेगी बेटा बोलो? तो फिर आप क्या करोगे? 10 लाख की मशीन को किससे डिवाइड करोगे बेटा?
5 से 5 साल चलेगी तो बताओ 1 साल का खर्चा कितना हुआ, 2 लाख रुपए। तो बताओ बेटा मुझे यहाँ से 10 लाख रुपए माइनस करना चाहिए या 2 लाख रुपए, बोलो जल्दी से। हाँ पक्का, चलो तो इसको हटा दूं मैं यहाँ से, तो कितना लिख दूंगा बेटा, बोलो मैं 2 लाख रुपए। तो लिख देते हैं हम लोग कितना, 2 लाख रुपए। तो ये लिख दिया मैंने कितना, 2 लाख रुपए। अब बताओ प्रॉफिट 8 लाख आएगा या कुछ और आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, तो कौन सा प्रॉफिट सही है, 16 लाख या 8 लाख, 16 लाख वाला सर। लेकिन सोचो ना इस केस में दोनों प्रॉफिट निकाले जा सकते थे। जिसको अकाउंट का नॉलेज नहीं है वो अरे किसी भाई वालों को बोलना कि चल भाई मुझे प्रॉफिट और क्या निकाल के दिखा, लॉस। उसको सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन देना, आप ट्राई कर लेना भले आज। किसी बायो वाले बच्चे को बोलना कि भाई देख इस बार हमने कितना पैसा कमाया, 20 लाख, वो खर्चे की लिस्ट देता हूँ, 2 खर्चे की लिस्ट दे देना कि एक तो सैलरी दी और एक मशीन खरीदी। वो सीधे क्या कर देना पता है आपको, 20 लाख में से 2 लाख माइनस कर देगा और 10 लाख मशीन के सीधे माइनस कर देगा, बोलेगा देख 8 लाख का देखो प्रॉफिट हुआ। तो फिर हम बोलेंगे बस इसीलिए हमारी जरूरत लगती है, ठीक है। तो तुम पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर दोगे, हिला दोगे, क्योंकि बारीकी से समझना पड़ेगा ना फाइनेंस को भाई। हमने बोला ना ठीक है भाई तुमने अच्छा निकाला लेकिन ये गलत है है ना, अच्छे एफर्ट्स लगाए ठीक है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये एक सही प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है। सही प्रॉफिट पता करने के लिए, सही प्रॉफिट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा किसको बेटा, हमारी इनकम को किसके साथ, हमारे एक्सपेंसेस के साथ में। तो सर ये एक्सपेंसेस तो मैच हो रहा है, ये हो पाया क्या पूरा, नहीं सर, क्योंकि वो 10 लाख का फायदा 1 साल से ज्यादा साल तक मिलेगा, ठीक है। क्या समझ गए बात को, क्या बढ़ जाए बेटा अब आगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया बेटा बेसिकली हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या नाम है, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस है ना। कंजर्वेटिज्म नाम है बेटा एक तो, और दूसरा क्या नाम है इसका, प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म बोल दो या क्या बोल दो, मैं भी जब कभी पूछूंगा आपसे तो कभी कंजर्वेटिज्म बोल दूंगा कभी, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेशन मतलब होता है अनुमान लगाना, तो एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या कर सकते हो आप लोग, रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एंटिसिपेटेड इनकम और गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, खत्म बात। आपको लग रहा है ना अगर कि 6 महीने बाद, आपको लग रहा है अगर कि 6 मंथ लेटर मेरा कुछ नुकसान होने वाला है, ठीक है बेटा, अगर आपको लग रहा है कि 6 मंथ लेटर मेरा कुछ 20,000 का क्या होने वाला है बेटा, बोलो जल्दी से, नुकसान होने वाला है, बिल्कुल अभी रिकॉर्ड कर लो उसको। ये डाउटफुल डेट का नाम सुना ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसलिए तो बना देते हैं हम लोग कि पहले से ही प्रोविजन बना ले, जबकि पैसा तो अभी डूबा ही नहीं है, ये इस वजह से बना लेते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा प्रोविजन बना देखा है, प्रोविजन फ्रॉम इनकम फ्रॉम घनश्याम, कि घनश्याम से इतना पैसा मिल सकता है मुझे, सकता है, माल बेचा हुआ तो फिर क्रेडिट सेल हो गई, वो तो डेटर हो गया। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है क्या कि प्रोविजन फ्रॉम इनकम फ्रॉम डायमंड, हाँ, बैक साइड ऑफ माय हाउस इन ए वैकेंट प्लॉट, ठीक है, रात को उठूंगा खोदूंगा गड्ढा, क्या निकल जाएगा वहां से डायमंड, और मैं क्या बन जाऊंगा करोड़पति, कुछ होता है क्या ऐसा, है ना, कुछ चमत्कार होने वाला नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, जितना भी अनुमान लगाना, जितना प्रेडिक्शन लगा सकता हो ना, लॉस को लेकर लगाना, किसको लेकर मत लगाना, इनकम, इनकम को रिकॉर्ड नहीं करने देंगे हम आपको, खत्म बात। क्योंकि अगर हमने इनकम को रिकॉर्ड करने दिया ना, सब बड़े वाले हमारे यहाँ जब बैंक से लोन लेना रहेगा ना, भर भर के क्या दिखा देंगे, इनकम, कि यहाँ से 2 करोड़ की होनी है, वहां से 10 करोड़ की होनी है, पता चला 25 करोड़ की क्या दिखा दी इनकम, और बैंक से क्या ले लिया लोन, पता चला फिर बाद में नहीं हुई, तो बोले यार हमें क्या पता, हमने तो एस्टिमेशन लगाया था, नहीं हुई होगी, ठीक है। जैसे हमने बोला नहीं दिखाना है तो क्या दिखाऊं, लॉस दिखाओ, लॉस दिखाने से प्रॉफिट क्या आएगा, कम, किसी किसी को कम प्रॉफिट दिखाना चल जाएगा, किसी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाने देंगे, क्योंकि जब किसी को कम इनकम दिखाते हो ना तो उसकी आंखें खुल जाती है, क्या इस आदमी को लोन देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी इनकम कम है। लेकिन जब इनकम क्या होती है, बढ़ी हुई, तो लोग आंख बंद करके क्या देते हैं लोगों को, लोन, कह रहे बहुत इनकम इसकी तो क्या दे दो। बेसिकली अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर रहे हो फिर आप, जैसे हमने मना कर दिया कि हम आपको क्या करने देंगे बेटा, सिर्फ बोलो एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिकॉर्ड करने देंगे, इनकम और गेन रिकॉर्ड बढ़ जाएंगे बेटा, क्या क्या बचा, खत्म हो गया तो, हाँ भाई लास्ट था खत्म। बताओ डाउट है कहीं पे, No, sir. हो गया सारे क्लियर क्या, बोलो जल्दी से, ऑनलाइन में बेटा इधर किसी को डाउट है क्या, रिधिमा, सोनी, मोहित, किसी भी में डाउट, किसी भी पॉइंट में डाउट हो बेटा तो अभी पूछ लो। चलो कितनी चीजें पढ़ी हम लोगों ने, क्यूबिज्म कर लेगा 2 मिनट का, फटाफट बता दिया ना मुझे,
है ना। पहला गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, कभी भी इंटरट्रांजेक्शन एंटर होंगे तो ये मान के चलेंगे कि बिजनेस क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि एक बार अकाउंट की जो मेथड हमने अडॉप्ट कर ली, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वही मेथड क्या करेंगे, फॉलो, बार बार मेथड में चेंज नहीं करेंगे। मेथड में चेंज करने से कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है क्या। फिर नेक्स्ट इसके बाद में एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है जिस दिन ट्रांजेक्शन में हम क्या होंगे, एंटर, उस टाइम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड, ना कि जिस दिन ट्रांजेक्शन का क्या हो रहा है वो सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही क्या करेंगे हम, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड फिर इसके बाद क्या बेटा बोलो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अच्छा कुछ निकल गया ऊपर क्या, अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है कि जो बिजनेस की लाइफ है उसको क्या कर लोगे बेटा आप लोग बोलो जल्दी से, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर लोगे ताकि हम उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट जितनी भी एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उनकी मार्केट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट क्या बोलता है, हर ट्रांजैक्शन के वन इज अनदर वन इज क्रेडिट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या बोलता है, रेवेन्यू को पहचानना, कौन सी ईयर का रेवेन्यू रहेगा, जिस ईयर में गुड्स या जिस ईयर में सर्विस, समझ गए क्या, उस साल की इनकम बेटा, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करो, सैलरी माइनस कर सकते हो पूरी, मशीन माइनस करोगे पूरी, तो क्या करोगे, मशीन का डिप्रिसिएशन, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद में प्रूडेंस, फ्यूचर में होने वाले खर्चे, एंटिसिपेटेड एक्सपेंस और लॉसेस क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, लेकिन इनकम और गेन रिकॉर्ड खत्म बेटा अपना, फिनिश। कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है क्या। चलो आज की क्लास में फिनिश करते, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इतना पढ़ के आना, कल फिर मैं आप लोगों से रैंडमली कोई सा भी चीज पूछ सकता हूं तो बेटा रिप्लाई करना, बताना, ठीक है ना। कल फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। सर सेशन एंड कर देना हाँ बेटा सेशन इसके बाद क्लास नहीं है क्या, ना ब्रेक है अच्छा अच्छा ठीक है।